हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MGC एकेडमी में। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। यदि हम समास की परिभाषा की बात करें तो हम समास की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर लिखा राजा का पुत्र। यदि हम इस राजा का पुत्र, इसके लिए यदि हम किसी एक शब्द का प्रयोग करना चाहें जिसका अर्थ यही निकले, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राजपुत्र। इसी तरीके से यदि हम कहें कि प्रत्येक दिन के लिए यदि हम एक शब्द का प्रयोग करना चाहें तो हम कहेंगे प्रतिदिन। इसी तरीके से यदि हम कहें नीला है जो अंबर, यदि हम इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना चाहें तो हम कहेंगे नीलांबर। तो परिभाषा में जैसे कहा गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे यहां पर आपको तीन शब्द दिखाई दे रहे हैं, राजा का पुत्र। तो इस राजा के पुत्र के लिए हमने यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया है, राजपुत्र। तो यह आपका सामासिक पद कहलाएगा। यानी कि समास के नियमों से जो हम शब्द बनाते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अनेक शब्दों से हम जो शब्द एक बनाते हैं उसको बोला जाता है सामासिक पद। इसको हम सामासिक पद बोल सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर दो अलग अलग शब्द हैं, प्रत्येक दिन। यदि हम इसको मिला के किसी एक शब्द को बनाना चाहें तो हम बनाएंगे इसके लिए प्रतिदिन। इसी तरीके से यहां पर चार शब्द हैं, नीला है जो अंबर। इन चारों शब्दों के लिए यदि हम एक शब्द का प्रयोग करना चाहें तो हम बोलेंगे नीलांबर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अलग अलग शब्दों से जो हम एक शब्द बनाते हैं उस शब्द को बोलते हैं सामासिक पद। और उस अलग जो मिलके जो शब्द बना हुआ है, यदि उसको पुनः उसकी प्रारंभिक स्थिति में ले जाया जाए, यानी उसको अलग अलग किया जाए, तो उसको कहेंगे हम समास विग्रह। यानी कि समास और समास विग्रह दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अलग अलग शब्दों से एक शब्द बनाना कहलाता है समास, और उससे जो शब्द बनता है उसको हम सामासिक पद बोलेंगे। और सामासिक पद को पुनः उसकी मूल अवस्था में ले जाना, यानी अलग अलग शब्दों में उसको विभक्त करना ही कहलाएगा समास का विग्रह करना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समास का मतलब क्या होता है और समास के विग्रह को हम किस तरीके से करते हैं। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं। इसके बाद में कुछ बातें हम आप लोगों को बता दें, उसके बाद में हम समास के प्रकार देखेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे। समास को पढ़ने के पहले आपको दो तीन बातें पता होना चाहिए। कोई भी सामासिक पद जो होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिखा प्रतिदिन। प्रतिदिन एक सामासिक पद है। कोई भी सामासिक पद होता है उसके दो भाग होते हैं। जो इसका आगे वाला हिस्सा होता है इसको बोला जाता है पूर्व पद, और इसकी जो बाद वाला हिस्सा होता है इसको बोला जाता है उत्तर पद। पूर्व पद को हम पहले वाला पद भी बोल सकते हैं और उत्तर पद को हम बाद वाला पद भी बोल सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। क्योंकि जब हम परिभाषाएं बताएंगे समास की तो उसमें बार बार आपको पूर्व पद और उत्तर शब्द का प्रयोग मिलेगा, तो उससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि पूर्व पद का मतलब क्या होता है और उत्तर पद का मतलब क्या होता है। सामान्यतः जो सामासिक पद होते हैं उसमें दो ही हिस्से होते हैं, आगे वाला हिस्सा पूर्व पद कहलाता है और बाद वाला हिस्सा उत्तर पद कहलाता है। अब हम बात करते हैं
समास के प्रकारों की। समास के भेद या प्रकार, दोनों बातों का एक ही मतलब है, चाहे भेद कहा जाए चाहे प्रकार कहा जाए। अगर हम समास के भेद की बात करें तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अगर आपका परीक्षा में प्रश्न आता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आपको 6 के साथ जाना पड़ेगा। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। अब इन समासों को याद करने का एक फॉर्मूला भी है, आप उसको फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं। और 6 समास होते हैं तो आप अगर वैसे भी इनको याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सूत्र रूप में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ट्रिक कह लीजिए, आप इसको सूत्र कह लीजिए। अब कत दद्दा से, इसमें आप लोगों को समास के नाम याद करने में बहुत ही आसानी होगी। यदि हम इसको अलग अलग कर दें तो यहां पर प्रत्येक अक्षर को यदि हम ले लें तो जो भी समास का नाम होगा तो उस अक्षर से उसका प्रारंभ हो जाएगा। कैसे? जैसे सबसे पहले यहां पर आ दिया गया है तो यहां पर बन जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। दूसरे नंबर पे बा दिया गया है तो बा से दूसरा समास हो जाएगा हमारा बहु व्रीहि समास। तीसरे नंबर पे का दिया गया है, का से हमारा बन जाएगा कर्मधारय समास। चौथे नंबर पे ता दिया गया है तो ता से बन जाएगा तत्पुरुष समास। 2 दा दिए गए हैं तो एक दा से हम द्विगु समास मान लेंगे और एक दा से हम द्वंद्व समास मान लेंगे। तो हमारा 5वां हो जाएगा द्विगु समास और 6वां हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। तो ये हमारे 6 समास होते हैं, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। एक एक करके हम सभी समासों को पढ़ेंगे, उनके उदाहरण भी देखेंगे। समास को शुरू करने के पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, उसके बाद में हम एक एक करके समास को शुरू करेंगे। सामान्यतः जो समास होते हैं, अभी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि समास में 2 पद होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। पहले वाला हिस्सा पूर्व पद कहलाता है और बाद वाला हिस्सा उत्तर पद कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। किसी समास में पहले वाला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है, किसी समास में बाद वाला पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, किसी समास में दोनों पद यानी कि पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर पद भी प्रधान होता है, और ऐसा भी समास होता है जिसमें एक भी पद प्रधान नहीं होता है। और ये परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि बताइए इस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वो समास कौन सा है निम्न में से, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको यही बात बता दें कि कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है, और उसके बाद में हम आपको एक एक करके सभी समासों के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। तो जो अव्ययीभाव समास होता है, सूत्र रूप में भी अगर हम देखें तो ये सबसे पहले नंबर पे आया है और इसका पहला पद प्रधान होता है, यानी इसका प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान, ये बात आपको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा में डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो अव्ययीभाव समास ऐसा एकमात्र समास होता है जिसका प्रथम पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरा है हमारा बहुव्रीहि समास।
तो बहुब्रीहि समास ऐसा एकमात्र समास होता है जिसका ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान। यही एक ऐसा समास है जिसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं है। बाकी जितने भी समास हैं उसमें किसी ना किसी पद की प्रधानता होती ही है या दोनों पद भी प्रधान होते हैं, लेकिन इस समास का एक भी पद प्रधान नहीं होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं दोनों पद अप्रधान। परीक्षाओं में प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि बताइए कि वह कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे है कर्मधारय, चौथे नंबर पे है तत्पुरुष और पांचवें नंबर पे है द्विगु। तो आप लोगों को याद रखना है कि इन तीनों ही समासों में, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु में, तीनों ही समासों में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो हम यहां पे लिख देंगे उत्तर पद प्रधान। कोई भी परीक्षा में प्रश्न आ जाए, कर्मधारय के बारे में पूछा जाए तो कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होगा, तत्पुरुष के बारे में पूछा जाए तो तत्पुरुष का भी उत्तर पद प्रधान होता है, और यदि द्विगु समास के बारे में पूछा जाता है तो द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। अंतिम समास है हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास ऐसा एकमात्र समास होता है जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी कि इसका पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। तो हम यहां पे लिख देंगे दोनों पद प्रधान। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर देखा कि कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है। एक बार हम जल्दी से इसको एक बार और देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके सभी समासों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में एक भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। उसके बाद में कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु, इन तीनों समासों में उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास ऐसा एकमात्र समास होता है जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी कि पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। अब हम एक एक करके सभी समासों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास। ये बात तो हम लोग बता ही चुके हैं कि अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। परिभाषा में भी हम इस बात को जोड़ सकते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा दें तो इस प्रकार से दे सकते हैं कि अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है। यही इसकी छोटी सी परिभाषा है और इसमें हमें ज्यादा परिभाषा में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है और इसमें जब हम इसको बनाते हैं तो इसका प्रयोग जो सामासिक पद बनता है, यानी अव्ययीभाव समास में जो पद बनता है वो अव्यय की तरह भी प्रयोग होता है। यानी कि अव्यय में यदि हम बात करें तो उसका प्रयोग हम लोग क्रिया विशेषण की तरह भी कर सकते हैं। यदि हम बात करें अव्ययीभाव समास के निर्माण की, तो अव्ययीभाव समास का जो निर्माण होता है वो सामान्यतः हम लोग तीन प्रकार से करते हैं। कैसे करते हैं वो आप लोग देखिए। इसमें पहले प्रकार से जो निर्माण होता है उसमें पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद जो हो वो हो अन्य, मतलब कि दूसरा हिस्सा हो उसका आगे वाला पद अव्यय हो और बाकी का हिस्सा उसका अव्यय ना हो। तो एक तो इस तरीके से आपको मिलेंगे और सबसे ज्यादा आपको इसी तरीके से उदाहरण देखने को मिलेंगे। दूसरे इसमें इस तरीके से भी मिल सकते हैं आपको कि आगे वाला हिस्सा अन्य हो, या अन्य का मतलब होता है कि वो आपका अव्यय नहीं होगा और बाद वाला जो हिस्सा है वो आपका अव्यय हो। इस तरीके से भी आपको कुछ मिल जाएंगे, कम मिलते हैं लेकिन इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में तीसरे प्रकार से जो अव्ययीभाव समास बनते हैं वो बनते हैं हमारे पुनरावृत्ति मूलक। पुनरावृत्ति मूलक में जब
एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, बार बार पुनरावृत्ति हो। जैसे हमने कहा रातों रात, दिनों दिन, यानी एक शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर भी अव्ययभाव समास होता है। तो इस तरीके से 3 प्रकार से आपके बनते हैं अव्ययभाव समास। आगे वाला हिस्सा अव्यय हो सकता है, या पीछे वाला हिस्सा अव्यय हो सकता है, या फिर पुनरावृत्ति मूलक भी हमारे अव्ययभाव समास के हो सकते हैं। तो सबके हम एक एक करके उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अव्यय प्लस अन्य की। तो इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, फिर दूसरे प्रकार से उदाहरण देखेंगे। देखिए इसमें जैसे हमने लिखा आजीवन, तो इसमें आजीवन लिखा हुआ है, तो इसमें आगे वाला हिस्सा है आ, तो आ एक अव्यय है। और यदि हम और बाद वाला हिस्सा अन्य, यानी जीवन जो है वो उसका अन्य भाग है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा जीवन भर। आजीवन का विग्रह करेंगे तो बनेगा जीवन भर। और भी कुछ एग्जाम्पल हम इसके बनाते हैं। जैसे हमने लिखा यथा शक्ति, तो इसमें जो यथा है ये हमारा अव्यय है, और शक्ति इसमें जुड़ा हुआ है, अन्य हिस्सा है, ये इसका अन्य शब्द है। और यथा शक्ति का जब हम लोग विग्रह करेंगे इसमें हो जाएगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। और भी बनाते हैं हम। जैसे हमने लिखा प्रति दिन, तो प्रतिदिन का जब हम प्रति, इसमें अव्यय वाला अव्यय है और इसमें दिन जुड़ा हुआ है, और जब हम इसको विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इसका बन जाएगा प्रत्येक दिन। कुछ और बनाते हैं। हमने लिखा यथा संभव, यथा संभव लिखा हुआ है। यथा संभव का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा जितना संभव हो। जितना संभव हो, यथा संभव का बन जाएगा जितना संभव हो। एक दो और बनाते हैं। जैसे हमने लिखा अनुरूप, अनुरूप, तो अनुरूप का बन जाएगा रूप के योग या रूप के अनुसार। रूप के योग भी लिख सकते हैं, रूप के अनुसार भी लिख सकते हैं। रूप के अनुसार। तो इस तरीके से जो भी हमने ये उदाहरण देखे हैं, इसमें आगे वाला हिस्सा अव्यय है और बाद में इसका दूसरा शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आपके अव्यय प्लस अन्य के हमने उदाहरण देखे। इसके बाद में इसके हम अगला जो हम और उदाहरण जो देखेंगे उसमें आगे वाला हिस्सा अव्यय नहीं होगा, उसमें बाद वाला हिस्सा ही अव्यय आपको मिलेगा। अन्य प्लस अव्यय के उदाहरण देखने के पहले हम आपको एक पहचान बता देते हैं। ज्यादातर अव्ययभाव समास में आपको शुरुआत में ये वाले पद देखने को मिलेंगे। अगर ये पद आपको किसी भी समास के प्रारंभ में मिलते हैं तो उसमें आपको बिना सोचे समझे समझ जाना है कि यहां पर हमारा अव्ययभाव समास है। तो पहले हम वो आपको पहचान वाले शब्द बता देते हैं और उसके बाद में हम इसके उदाहरण देखेंगे। तो वो कौन कौन से शब्द आ सकते हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें आ सकते हैं अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अव्ययभाव समास के आगे हमको मिलते हैं। अभी हमने कुछ इसके उदाहरण भी देखे हैं पिछले उसमें, जब हमने अव्यय प्लस अन्य के उदाहरण देखे थे तब हमने इसके कुछ शब्द आपको देखे होंगे, आगे आपको मिले होंगे वो। जैसे इसमें आ लिखा तो आ से आजीवन बन गया, प्रति से प्रतिदिन बन गया,
भर से भरपेट बन जाएगा, यथा से यथाशक्ति, यथा संभव, हर से हर दिन बना सकते हैं हम, अनु से अनुरूप बना सकते हैं। तो जहां पर भी आपको ये मिल जाए आगे तो आपको समझ जाना है कि यहां पर अव्ययभाव समास है। अब हम इसके दूसरे प्रकार से के उदाहरण देखते हैं जिसमें आगे वाला हिस्सा अन्य होगा, यानी अन्य कोई पद होगा, और बाद वाला हिस्सा जो होगा वो हमारा अव्यय होगा। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए। जैसे हमने लिखा रात भर, तो इसमें भर बाद में आ गया, यानी अव्यय जो है वो बाद में आ गया। ऐसे आपको कम मिलते हैं परीक्षाओं में, लेकिन अगर मिल गए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई जब आगे भर होता है तभी अव्ययभाव समास होता है, और जब पीछे होगा तो अव्ययभाव समास नहीं होगा, और आप लोग गलत कर सकते हो। इसीलिए हम आपको सभी संभव शब्द बता रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। तो यहां पर लिखा हुआ है रात भर, तो रात भर का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा पूरी रात। और बनाते हैं, जैसे हमने लिखा वर्ष भर, तो वर्ष भर का विग्रह आप लोग समझ गए होंगे, इसका विग्रह हो जाएगा पूरा वर्ष। और भी कुछ बनाते हैं, जैसे हमने लिखा कथनानुसार, तो कथनानुसार का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा कथन के अनुसार। कथन के अनुसार। इसी तरीके से सामर्थ्य अनुसार भी बोल सकते हैं, तो सामर्थ्य अनुसार का बन जाएगा सामर्थ्य के अनुसार, है ना। और देखते हैं, जैसे हमने बनाया मृत्युपरांत, तो मृत्युपरांत का यदि हम विग्रह करेंगे तो यहां पर हो जाएगा मृत्यु के उपरांत। मृत्यु के उपरांत। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा, यहां पर देख लेते हैं, चुल्लू भर, तो चुल्लू भर लिखा हुआ है, तो चुल्लू का आप लोग मतलब समझते होंगे थोड़ा सा, कोई चीज बहुत छोटी होती है तो बहुत कम होती है तो हम बोलते हैं उसको चुल्लू भर। तो इसका विग्रह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग बस इसका शब्द याद रखिए चुल्लू भर। तो इसमें भर लगा हुआ है, ये भी आपका इसी में आ जाएगा। एक अंतिम उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा तदुपरांत, तदुपरांत, तो ये भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आगे वाला हिस्सा भी अव्यय हो सकता है और पीछे वाला हिस्सा भी अव्यय हो सकता है। दोनों प्रकार के आपको उदाहरण परीक्षाओं में मिल सकते हैं। अब इसके बाद में हम तीसरे प्रकार के उदाहरण देखते हैं कि और कौन से होते हैं अव्ययभाव समास के, वो देखिए आप लोग। जब एक ही शब्द दो बार आ जाए, यानी कि उसकी पुनरावृत्ति हो, तो वहां पर भी अव्ययभाव समास होता है। कैसे होता है वो देखिए। इसको हम बोल सकते हैं पुनरावृत्ति मूलक, पुनरावृत्ति मूलक। पुनरावृत्ति मूलक के कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जैसे हमने लिखा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे का हम लोग विग्रह करेंगे तो हो जाएगा अत्यंत धीरे। यहां पर आपको विग्रह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे जब ऐसे इस तरीके के समास आते हैं तो उसमें विग्रह बहुत ही कम पूछे जाते हैं। बस आपको पहचान करना होती है कि कौन सा समास है। तो इसमें इतना विग्रह इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप उसका शब्द रूप देखिए कि ऐसे समास आ सकते हैं।
धीरे धीरे का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, अत्यंत धीरे। बाकी इंपोर्टेंट इतना नहीं है। कुछ और देखते हैं, जैसे हमने लिखा द्वारे द्वारे, द्वारे द्वारे, तो इसमें द्वारे द्वारे शब्द हमारा 2 बार आ गया, तो यहां पर भी अव्ययीभाव समास है। इसी तरीके से हमने कहा कानो कान, तो कानो कान में कान शब्द की पुनरावृत्ति हो गई, तो यहां पर भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने लिखा रातों रात, तो इसमें रातों रात यानी रात शब्द की पुनरावृत्ति हो गई, तो यहां पर भी अव्ययीभाव समास हो गया। इसी तरीके से जैसे हमने लिखा बरसों बरस, तो बरसों बरस में बरस शब्द की पुनरावृत्ति हो गई, तो यहां पर भी अव्ययीभाव समास हो गया। कुछ और तरीके के भी इसमें उदाहरण मिलते हैं, वो देखिए आप लोग। जैसे हमने लिखा कोई ना कोई, बीच में ना शब्द भी आ जाता है कई बार, तो इस तरीके से भी अव्ययीभाव समास बनते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कोई ना कोई। और भी देखिए किसी ना किसी, पानी ही पानी, यहां पर ही शब्द बीच में आ गया है, यहां पर भी अव्ययीभाव समास होगा। इस तरीके से भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे हमने लिखा धन ही धन, तो यहां पर भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से अगर आपका परीक्षा में आ जाता है, तीनों प्रकार के जो हमने बताए हैं, तो आपको समझ जाना है कि वहां पर अव्ययीभाव समास है। इसके बाद में जो दूसरा समास है हमारा, दूसरा समास हम लोग पढ़ेंगे उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रिक में देखा था अब कद्दद्दा में। तो अव्ययीभाव समास के बाद में बहुब्रीहि समास आया था, तो हम लोग दूसरे नंबर में बहुब्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगला समास है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में अभी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बहुब्रीहि समास ऐसा एकमात्र समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ये इसका महत्वपूर्ण गुण है। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम इसकी परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि वह समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। यानी कि बहुब्रीहि समास में एक तीसरा विशेष अर्थ निकलता है। तो जहां पर भी आपको समास में तीसरा विशेष अर्थ मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि वहां पर बहुब्रीहि समास है। इसको समझना बहुत ही आसान है। इसके उदाहरण से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहां पर हमारा बहुब्रीहि समास होगा। तो चलिए इसके कुछ हम लोग उदाहरण देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इसके उदाहरण हैं, देखते हैं। जैसे हमने लिखा लंबोदर, तो लंबोदर जो सामासिक पद है इसका जब हम लोग अलग अलग करेंगे, इसमें देखिए आप लोग किसी भी पद की प्रधानता नहीं है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो एक विशेष अर्थ निकल के इसका बाहर आएगा। कैसे आएगा वो आप लोग देखिए। लंबोदर का हम लोग विग्रह करेंगे, पहले इसका शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, पर उससे विशेष अर्थ क्या निकल रहा तो अर्थात करके उसका वो वाला विशेष शब्द भी हम लोग बगल में लिखेंगे। तो इसका पहले शाब्दिक अर्थ लिखते हैं लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। लंबोदर के यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा लंबा है उदर जिसका। लेकिन यदि जब हम इसके विशेष अर्थ की बात करें तो इससे इसका विशेष अर्थ निकलता है, तो हम अर्थात लगा के लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका होता है अर्थात गणेश जी, क्योंकि लंबा उदर गणेश जी का होता है। गणेश जी को हम लोग लंबोदर भी बोलते हैं। और देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे हमने लिखा दशानन,
तो दशानन का जब हम लोग विग्रह करेंगे शाब्दिक, जब हम इसका शाब्दिक रूप से शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 10 हैं आनन जिसके, और यदि हम विशेष अर्थ की बात करें तो इसमें विशेष अर्थ छुपा हुआ है हमारा, दशानन बोला जाता है। 10 आनन यानी 10 सिर किसके थे? रावण के थे, यानी अर्थात रावण हो जाएगा, 10 आनन भी कहते हैं। और देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे हमने लिखा चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र का मतलब सुदर्शन चक्र से है यहां पर मतलब, और पाणी का मतलब होता है हाथ या हथेली। तो चक्र है पाणी में जिसके है, चक्र है हाथों में जिसके, तो चक्र जिसके हाथ में होता है भगवान विष्णु के, तो इसका विशेष अर्थ निकलेगा विष्णु। लिखते हैं इसका विग्रह, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु जी। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग सीधा उसका विशेष अर्थ देखेंगे और विग्रह मौखिक रूप से करते चलेंगे। जैसे हमने लिखा चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का यदि हम शब्द के अनुसार जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं जिसकी। तो 4 भुजाएं किसकी होती हैं? विष्णु जी की। तो यहां पर चतुर्भुज का जो विशेष अर्थ निकलेगा वो निकलेगा विष्णु जी। दो तीन उदाहरण और देखते हैं। जैसे हमने लिखा पीतांबर, पीतांबर, पीता का मतलब, पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है कपड़ा, यानी पीला है अंबर जिसका, यानी पीला है कपड़ा जिसका। तो पीले वस्त्र कौन धारण करता है? विष्णु जी। कृष्ण भगवान पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो हम लोग विष्णु जी भी लिख सकते हैं, कृष्ण जी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पे लिख सकते हैं कृष्ण जी। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। मृत्युंजय, मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाले। तो मृत्यु को जीतने वाले हैं शिव जी, तो इसका विशेष अर्थ निकलेगा शिव जी। भगवान शिव ने मृत्यु को भी जीत लिया है, इसलिए उनको मृत्युंजय भी कहा जाता है। और देखते हैं कुछ इसका उदाहरण। त्रिलोचन, त्रि का मतलब 3 और लोचन का मतलब नेत्र। 3 है नेत्र जिसके, या ऐसा बोल सकते हैं 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव जी। शिव जी के 3 नेत्र होते हैं, इसलिए उनको त्रिलोचन भी बोला जाता है। इसी तरीके से हमने लिखा गिरधारी, या गिरिधर भी लिख सकते हैं, गिरिधर। गिरि का मतलब होता है पर्वत और धर का मतलब होता है धारण करने वाले। गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण जी। भगवान कृष्ण ने एक बार गिरि को अपनी उंगली पे धारण किया था, इसलिए उनको गिरिधारी या गिरिधर कहा जाता है। तो गिरिधर का अर्थ निकलता है कृष्ण जी। तो इस तरीके से जो बहुब्रीहि समास होते हैं उसमें कोई एक विशेष अर्थ निकलता है। तो जहां पर भी आपको एक विशेष अर्थ मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि वहां पर हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने 2 समासों को कंप्लीट किया है, अव्ययभाव समास और बहुव्रीहि समास। इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में चारों समास कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले के जो हमारे वीडियो हैं संधि से संबंधित और वर्णमाला से संबंधित, वो भी आप लोग देखिए यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो। और इसको आगे भी आपको अलग अलग टॉपिक से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।